अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रीप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पाकिस्तान को दूसरे एक रोज़ा मैच में न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त हो गई है और सीरीज़ 1-1 से अब बराबर हो गई है। जुमे को आखिरी और फैसला कुन मैच खेला जाएगा इस सीरीज़ का। अब देखना है कि कौन फाते होता है। ताहम पाकिस्तान के हाथ से नंबर 1 टीम बनने का चांस जो है वो निकल गया है। पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप करके ICC रैंकिंग में नंबर 1 बन सकती थी, लेकिन अब ये चांस जो है वो पाकिस्तान के हाथ से चला गया। क्या तब्दीलियां हो सकती हैं पाकिस्तान की तीसरे एक रोज़ा मैच में? क्या हिकमत अमली होगी पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, जो कि आलमी नंबर 1 टीम है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ताहिर खान, साबिक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर और कोचिंग भी कर चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। ताहिर, क्या समझते हैं कहाँ कहाँ पाकिस्तान से गलतियाँ हुई दूसरे एक रोज़ा मैच में जिसकी वजह से शिकस्त हुई, और क्या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है जो कि तीसरे मैच में हम कर सकते हैं और सीरीज़ अपने नाम कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर टॉस की बात करें तो सबसे पहले सरप्राइज़ कर दिया था वहाँ विलियमसन ने टॉस जीत के। जब उसने कहा कि जी हम बैटिंग करेंगे, तो मुझे याद है कि जब कैमरा गया बाबर आजम पे तो वो बहुत सरप्राइज़ हुए। इवन जो टॉस करवा रहे थे मॉरिसन, वो भी सरप्राइज़ हुए। देखिए, उन्होंने रीड बड़ी अच्छा की फर्स्ट ODI के बाद, जो पिच कंडीशन रीड की कि उनको लगा कि यहाँ शायद ओस जब पड़ेगी तो पिच ऑटोमेटिकली थोड़ा सा नरम होगा और वहाँ पर बॉल ग्रिप और बाउंस मिलेगा स्पिनर्स को। इसीलिए उन्होंने वो सूडी को उसमें सेकंड ODI में डाला था। उनका प्लान क्लियरली नज़र आ रहा था कि वो स्पिनर से जाएंगे, स्पिनर से डोमिनेट करेंगे। शुरू में फर्गसन पे उनका था कि वो अटैक करें, और लेकिन जिस तरह से आगाज़ पाकिस्तान ने करके दिया था, नसीम शाह ने पहली ओवर में विकेट ली, हम उस तरह से दूसरे एंड से हमें विकेट नहीं मिल पाई, जिसके लिए जो वो पार्टनरशिप लगी थी डेवन कॉनवे की और विलियमसन की, तो वो हमें डैमेज करती चली गई थोड़े टाइम में। लेकिन अगर हम बात करें जो कैचेस भी बहुत ड्रॉप हुए, रिजवान की अगर बात करें, इवन रिजवान का कैच विलियमसन से ड्रॉप हुआ। आपका नवाज का कैच, वो मैं समझता हूँ बहुत वैल्यूएबल कैच था, वो जो डेविड कॉनवे का कैच था, कॉटन बोल्ड, वो हाफ ट्राई की थी नवाज ने। ये वो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें इन द एंड फिर आपको वो कॉस्ट करती हैं। तो आपने देखा आखिर के 10 ओवर पाकिस्तान ने बड़े अच्छे पकड़े थे, बहुत ज़बरदस्त कमबैक किया, 42 रन दिए और 6 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए। हमें आगाज़ इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि अगर आप देखें दोनों हमारे ओपनर्स का आउट होने का अंदाज़, तो इमाम सरप्राइज़ हुए उनके वो शॉर्ट बॉल का, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना पेस, इतना स्किटी बॉल वो आएगा। और क्योंकि हमेशा कहते हैं जब भी बाउंसर करें तो आप चेस्ट और फेस के दरमियान करें ताकि आप अटैम्प्ट करें। और फ़खर जमान की बात करें तो वो तो वॉक इन करते हुए वो ड्राइव मारते थे, जिसकी वजह से वो बॉल हल्का सा सीम हुआ और वो आउट हुए। उसके बाद मैं समझता हूं कि वहां पर हारिस सोहेल के बाद इनको भेजना चाहिए था सलमान अली आगा को, जिस तरह हम अभी बात भी कर रहे थे ऑफ एयर कि सलमान अली आगा स्पिनर्स पे ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, तो वो डोमिनेट करते हैं। लेकिन वहां पर वही हम उसी सीक्वेंस से जा रहे हैं, जो नंबर हमने अलॉट दिए हैं उसी नंबर से अब जाते चले गए। मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब दूसरी इनिंग्स में जब पिच जो है वो स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही थी। केन विलियमसन ने 1 ओवर, अभी मैच शुरू नहीं हुआ था, उन्होंने पिच को रीड कर लिया और एक स्पिनर डाल दिया और टॉस जीतकर बैटिंग कर ली। उनको ये मतलब इतनी अच्छी उनकी रीडिंग थी कि उनको पता था कि दूसरी जो इनिंग्स है उसमें स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी विकेट। तो ये हमारे वालों ने रीड नहीं किया था। देखिए, अमूमन इमरान भाई यहाँ पर हिस्ट्री रही है कि जो भी टॉस जीतता है पहले वो बॉलिंग करता है, और चेज हमेशा से हुआ है स्टेडियम में। तो ये कल 300 चेज हुए हैं, कल सबके लिए सरप्राइज था। इवन बाबर आजम ने जब मैच के बाद जब डिस्कशन हुई है तो उसने भी कहा कि सरप्राइज है, अब हम अगले मैच में देखेंगे हम क्या चेंजिंग कर सकते हैं। तो वो भी क्योंकि सरप्राइज था, उसके पास जवाब नहीं था उस वक्त। इवन हम सब जो भी मैच दिख रहे थे सरप्राइज थे कि ये एकदम इतना टर्न कैसे आ गया स्टेडियम में, अमूमन इतना टर्न हमें मिलता नहीं है। देखिए, रीडिंग उन्होंने अच्छी की थी। उन्होंने, मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक तरह से एक चांस लिया कि हो सकता है ये हमारे फेवर में भी चले जाए, हमारे फेवर में नहीं भी जाए, तो वो इत्तेफाक से उनके फेवर में चला गया। अब जरूरी नहीं है कि जब तीसरा जो वनडे आने वाला है उसमें यही कंडीशंस दोबारा होंगी, क्योंकि पिच चेंज होगी। ये पिच नंबर 5 थी, अब ये पिच नंबर 3 पे आपका ये मैच होगा, या पिच नंबर 1 पे मैच होगा। स्क्वायर, दोनों स्क्वायर अलग हैं, मट्टी दोनों की अलग है। अब देखना, क्योंकि आप 1-2 दिन में कराची में हवा बहुत चल रही है, तो जो ओस का जो अलाइनमेंट हम कह रहे थे ड्यू होगा, तो वो मेरे ख्याल में शायद कल हमें नजर नहीं आएगा। तो कल हमें एक अच्छी पिच देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और तीसरा जो मैच है, अब डायरेक्ट 1 दिन का वक्फा है, कल मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान ने अभी तक दोनों टीमें सेम खिलाई हैं, तो क्या तब्दीलियां हो सकती हैं? क्या इसमें आप समझते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद वापस आकर तीसरा जो मैच खेला जाएगा उसकी स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे।
प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा जो वनडे है कल खेला जाएगा, उस पर बात कर रहे हैं। ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, क्या समझते हैं, दोनों अभी तक हमने दोनों वनडे एक ही टीम से खेले हैं, कोई तब्दीली आप समझ रहे हैं? क्योंकि दो तीन परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं जिनको कंसिडर किया जा सकता है। हारिस रऊफ को कोई विकेट नहीं मिली है अभी तक इस सीरीज़ में। मोहम्मद वसीम शायद इतने इफ़ेक्टिव साबित नहीं हुए हैं। इमामुल हक परमानेंट ओपनर है लेकिन दोनों मैचेस में नहीं चले। तो समझते हैं कि सेम टीम से जाएंगे या फिर कोई तब्दीली करेगा पाकिस्तान? इमरान में मुझे नहीं लगता कि शायद कोई तब्दीली हो, क्योंकि तब्दीली तब होती जब आप 2-0 हो चुका होता और फिर आपका आखिरी मैच होता, आप सीरीज़ आपके नाम हो चुकी होती, तो फिर शायद 3-4 तब्दीलियां भी हम देख सकते थे। जिस तरह से हमारे इंटर्म शायद आफरीदी ने, जब चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि ये होना चाहिए ये चीज़। उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर आप 1-1 भी हो गई, आप सीरीज़ हार भी गए या 1-1 भी हो और डिसाइडर हो, उसमें भी आप खिला दें जस्ट टू सरप्राइज। वो डिसीजन लेने के लिए बड़ा ब्रेवनेस चाहिए होती है। लेकिन जिस फ्रेम से हम खेलते हुए आ रहे हैं, हम अगर बात करें एज एन ओपनर की, फ़खर और इमाम की, उनका गेम ही यही है और इसी तरह से वो उनको खेलना भी चाहिए, उनको गेम नहीं चेंज करना चाहिए। फिर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मिडिल ऑर्डर में सिर्फ मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पर सलमान अली आगा को आप एटलीस्ट लंबे ओवर्स दें, ज़्यादा ओवर दें, तो वहाँ रिजवान को नीचे करके सलमान अली आगा को ऊपर भेजना चाहिए। तो वहाँ एक आपको एज हासिल हो जाएगा, क्योंकि स्पिनर को वो विद द स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं हमारे दीगर। लेकिन एक प्रॉब्लम है ना उसमें, आप फिर रिजवान को आप 6 नंबर पे अगर लाएंगे तो वो वहाँ पे तो स्ट्रगल करेंगे। वो आप, मुझे नहीं लगता आप एज अ फिनिशर पाकिस्तान टीम उनको खिलाना चाहेगी। वो जितना ऊपर खेलें उतना ही पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर है, क्योंकि जितना वो नीचे जाते जाते परफॉर्मेंस उनकी शायद और जो है ना वो घटती जाती है। आपने देखा ओपनिंग में बहुत अच्छा खेलते हैं वो, चौथे नंबर पर आकर पहले वनडे में उन्होंने अच्छा खेला, दूसरे में थोड़ा सा स्ट्रगल किया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, रिजवान या तो ऊपर खेल सकता है या फिर उसकी टीम में ही जगह नहीं है, ये प्रॉब्लम है। देखिए, ये तो आपको सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने देखा है कि जो भी मॉडर्न डेज ऑफ क्रिकेट है ना, आपको अपना नंबर छोड़ना पड़ता है, आपको कुछ ऐसे नंबर पे जाना पड़ता है। इम्पैक्ट परफॉर्मेंस अब बेसिकली कहलाती क्या है मॉडर्न डेज क्रिकेट में, इम्पैक्ट कौन डाल रहा है। वो चाहे आप 2 चौके मार के इम्पैक्ट डाल दें पूरे मैच में, या 2 छक्के मार के कर दें इम्पैक्ट डालें, ये है बेसिकली कॉल। तो आपको अपने आप को खुद ही शफल करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि आप किसी भी नंबर्स पे आप खेल सकते हैं ना। तो ये एक उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सलमान अली आगा मैं समझता हूँ उस नंबर पे वो ज़ाया हो रहा है। या तो आपके पास कोई अगर ऑलराउंडर मौजूद है, जैसे नवाज़ की परफॉर्मेंस की बात करें, जैसे हमने एशिया कप के अंदर नवाज़ को ऊपर भेज के एक वो किया था और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हुआ था। या जैसे हम डिफरेंट तरीके हैं। लेकिन अब बात यह है कि क्योंकि आपके अब सीरीज़ डिसाइडर है कि इसमें वो डिसीजन कैसे होगा। फिर टॉस कल बहुत मैटर करेगा, क्योंकि एक तरफ तो आप ये देख रहे हैं कि ये टॉस जीत के एक ही टीम ने पहले बॉलिंग की है और फिर एक ही टीम ने बैटिंग की है, और दोनों सूरतों में बैटिंग पहले न्यूजीलैंड ने की है। तो एक डाउट इनके भी जहन में आएगा कि अगर ऐसा ना हो कि अगर ओस गिरती है तो विकेट हमें फ़ायदा होती है। लेकिन आप 2 स्पिनर से खेल रहे हैं, 2 जेन्युइन स्पिनर आपके पास है ना। जो उसामा मीर की बात करें तो बहुत अच्छा डेब्यू हुआ है उसामा मीर का, और साथ नवाज़ के, जिस तरह से नवाज़ ने पिछले मैच में उसका वो ग्रिप एंड बाउंस उसको मिल रहा था। फिर साथ आप बात करें सलमान अली आगा, वो आपको या तो आप उसको परमानेंटली आप कह दें कि जी आपने बॉलिंग करनी है, वो बहुत यूज़फुल आपके ऑफ स्पिनर है, लेकिन आप उसको उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कल मुझे एक चीज़ मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन ये भी अफसोस भी हुआ कि हम थोड़ा सा पीछे हैं। ये 90s ये 2000 में जब मैच देखते थे हम, ऊपर से हमारी 2 विकेटें गिरती थी, फिर उसके बाद जो है वो आके सर्वाइव करते थे। इंजी भाई हुए या यूसुफ भाई हुए, फिर 30 ओवर में हमारे 100 रन 110 रन ऐसे होते थे। कल सेम एग्जैक्टली वही हुआ, ऊपर से आपकी 2 विकेटें गिरी, फिर रिजवान और बाबर ने बहुत आप कह सकते हैं कि सुस्त बैटिंग की, जो कि इस मॉडर्न डे क्रिकेट के लिहाज से बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ से हम इतनी शैल में चले गए कि वापसी नहीं हो सकी। तो इससे ये जाहिर होता है कि वो जो अप्रोच आपकी पुरानी है वो अब नहीं चलेगी। आपकी भले विकेटें गिर रही हों, आपने चार्ज करना है, आपने अटैक करना है ऑपोजिशन पे, तभी जाके आप जो है वो उनको प्रेशर में ला सकते हैं। कल हमने देखा हम खुद ही प्रेशर में आ गए 2 विकेटें गिरने के बाद, जिसके बाद न्यूजीलैंड ने पूरा फ़ायदा उठाया और हमें ऑल आउट कर दिया। देखिए, उसकी वजह है इमरान भाई कि आपके पास हारिस सोहेल बहुत टाइम बाद वापस आया टीम में। सलमान अली आगा की बात करें तो वो बिल्कुल ही फ्रेश आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि अभी वो दोबारा आया वनडे में, तो वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो इनको शायद इनके जहन में ये चीज़ होगी कि अगर क्योंकि हम इन कंडीशंस में खेलते हैं और हम अगर आउट हो गए तो इन पे प्रेशर आ जाएगा, ना कि हम थोड़ा मैच लंबा लेके जाएं। जिस तरह से बाबर ने कहा हम डीप लेके जा रहे हैं,
कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां आपको लेके जाना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि यार आपके पास जो नीचे नंबर जो आने वाले जो बैटर्स हैं वो पावर हिटर हैं और वो आपको कॉन्फिडेंस है उन पे, तो आप इतना लंबा मैच लेके जाते हैं। अमूमन तो होता है ऐसा कि आप दीगर टीमों के बैटर्स देखें तो वो खुद अपने ऊपर फिनिश करते हैं, लेकिन कल की जो पिच थी ना वो बहुत डिफरेंट पिच थी। टू बी ऑनेस्ट, मैंने ऐसी पिच स्टेडियम पे मैंने नहीं देखी अपने पूरे कैरियर में, या खेलते हुए भी या इवन जब टीवी पे हम मैच देखते हैं उसकी बात हुआ अचानक एक दिन में। देखिए एक दिन की बात नहीं है, ये जब ओस गिरती है ना तो पिच सॉफ्ट होता है, तो वो उसको हार्डनेस मिली नहीं है। आप शुरू में देखें जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम जो बैटर्स बैटिंग कर रहे थे, एक टाइम पे लग रहा था शायद 300 रन बनेंगे। सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया 300 की पिच है या 250 300 प्लस की पिच है। सडनली जब वो आउट हुए ना, जब स्पिनर आए, स्पिनर्स का बॉल ग्रेप एंड टर्न लेना शुरू हुआ, ऑटोमेटिकली रन रोके और वहाँ विकेटें मिली हैं। तो ये होता है, ये एक नेचर है। जरूरी नहीं है कि कुछ पिच, हर पिचेस दिखने में ऐसी हो कि जी आप 300 रन करते हो। इनको ये आइडिया था न्यूजीलैंड को कि यार अगर हम 250 प्लस भी करते हैं ना तो हम यहाँ मैच पकड़ सकते हैं, क्योंकि उनके 2 प्लेयर ऐसे हैं ओपनर कि ये तेज खेलेंगे, वहाँ हम उनको पकड़ लेंगे, और वही हुआ कल उनके मैच में। सईद अजमल जो कि लाहौर में मौजूद हैं, उन्होंने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की। पाकिस्तान न्यूजीलैंड पर वनडे सीरीज़ पर भी उन्होंने बात की हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा से, और बाबर आजम की कप्तानी के हवाले उन्होंने काफ़ी बातचीत की। क्या बात की उन्होंने गुलाम मुर्तज़ा से वो देखते हैं और फिर दोबारा आकर डिस्कशन जारी रखेंगे। जी, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक लेजेंडरी स्पिनर सईद अजमल साहब। उनसे बात करते हैं। सईद भाई, एक तो ये बताइए कि जिस तरह न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम यहाँ पे आई तो टेस्ट मैचेस में हमने परफॉर्म नहीं किया, हमारे बैटर अगर परफॉर्म करते तो बॉलर्स आउट ही नहीं करते थे। क्या वजह थी? विकटें थी या बॉलर्स में एबिलिटी नहीं थी? नहीं, हमारे बॉलर में एबिलिटी नहीं थी। ये नहीं है कि विकटें तो बैटिंग बनती हैं, उस बैटिंग विकटों पे हम आउट भी करते हैं और हमें आउट करना भी आना चाहिए बिल्कुल। खाली हम अपनी सपोर्टिंग विकटों पे ही आउट करेंगे। लोगों ने बहुत बातें की हैं कि हमने फ्लैट बैटिंग ट्रैक बनाए। अगर हम बॉलिंग ट्रैक बनाते हैं तो हमारे पास कौन से बॉलर थे? बैटिंग तो हमारी स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए बोर्ड ने सही डिसीजन लिया था कि बैटिंग पिचेस बनाई जाए ताकि हम अपने आप को बचा सकें। जो हमारी चीज़ स्ट्रॉन्ग थी वो बैटिंग थी, बॉलिंग तो नहीं थी। तो अगर हम बॉलिंग विकेटें बनाते तो हम ना बैटिंग जोगे रहते ना बॉलिंग जोगे, तो हम तो बहुत बुरी तरह हारते। चलो इसमें तो फिर भी 2 मैच हम ड्रॉ कर गए। और इसका क्या कहेंगे कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की बातें की जा रही हैं? क्या बाबर आजम को हटा देना चाहिए? उसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है क्या? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, एज ए प्लेयर भी बड़ा अच्छा खेल रहा है, बैटिंग बहुत अच्छी कर रहा है और आपका वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। और ये एकदम आप उसको उठा के कहेंगे यार आपको टेस्ट कप्तान से हटा दिया जाए, वनडे से, T20 से, एक फॉर्मेट में आप जाओ, ऐसा नहीं है। अच्छा प्लेयर है, उसको ग्रूम कर लें, थोड़ा बेहतर कर लें, उसको बताएं कि पॉजिटिव चीज़ों से कैसे मतलब का दिमाग लड़ाएं। और मिसबा जैसा दिमाग तो हर के पास तो नहीं है ना। ठीक है, वो बंदा वीक होता है किसी जगह पे, उसको बेहतर किया जा सकता। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक बंदे को उठा के साइड पे कर दें। और दूसरा ये कि जिस तरह मैनेजमेंट की तब्दील हुई है, कि प्लेयर्स के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है? उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से पीसीबी में आए रोज़ तब्दीलियाँ होती? जी बिल्कुल होता है। ऑफकोर्स देखें बहुत सारी चीज़ें एकदम चेंज हो रही हैं, तो इसको स्लोली चेंज होना चाहिए। करें आप अपनी मर्ज़ी से चेंज, बट इसके लिए टाइम लिमिट करें कि यार 6 माह में हमने इसको ये करना है, 1 साल के अंदर हमने इसको ये करना है। अब एकदम सारी चीज़ें चेंज हो जाए तो इसमें प्लेयर को भी फ़र्क पड़ता है। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, उसको फ़र्क पड़ रहा है। उसके बाद इंटरनेशनल प्लेयर जो काफ़ी चेंज होंगे, चीफ सेलेक्टर भी चेंज हुआ है, 2-2.5 साल से वही था। चीज़ों का फ़र्क तो पड़ेगा। और दूसरा ये बताइएगा कि आपके इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कप्तान हैं शादाब खान, क्या इस दफ़ा PSL में अवेलेबल हैं? इंजरी हुई थी? जी बिल्कुल, इंजरी 3 वीक का टाइम दिया डॉक्टर ने, और 3 वीक में अभी मैचेस शुरू होने में 4-5 वीक पड़े हैं, और 5 वीक में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस माह के एंड पे वो बेहतर हो जाएंगे और ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। फॉरेन कोचेज़ का कहा जा रहा है कि फ़ॉरेन कोचेज़ ही हल है पाकिस्तानी टीम को, क्या लोकल कोच नहीं चल सकता पाकिस्तानी टीम के साथ? पाकिस्तान ने वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं, बहुत सारे हैं। प्लेयर्स ने कोचिंग कोर्स भी किए हैं, बहुत सारे प्लेयर्स ने किए हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप कहते हैं कि इंटरनेशनली लेके आना, ले आएँ, बट मेरे ख्याल में ये ना आप सोचें कि वो हमसे बहुत अच्छे हैं, हमारे लोकल कोचेज़ भी बहुत अच्छे हैं। जी, साबिक क्रिकेटर सईद अजमल की जानिब से कहा जा रहा है कि जो बैरून ममालिक के कोचेज़ हैं उनको हायर करना है तो कर लें, लेकिन जो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स हैं वो भी बहुत अच्छे कोचेज़ हैं, उन्होंने कोर्सेज़ भी किए हैं और पाकिस्तानी टीम को सर्व भी करते रहे हैं, तो उनकी जानिब से अपने ख्यालात का इजहार किया जा रहा है। जी।
तो सईद अजमल की बातें आपने सुनी। प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आकर डिस्कशन जारी रखें। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और हमने बात की पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो वनडे सीरीज़ जारी है उस पर पाकिस्तान के हेड कोच पर भी काफ़ी बात हो रही है। मिकी ऑर्थर ने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करने से मना कर दिया और इत्तलात किए हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी ना मिलने पर जो कॉन्ट्रैक्ट की उनकी सिक्योरिटी है वो उनको प्रोवाइड नहीं की गई, क्योंकि 1 साल बाद अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो फिर क्या वो अपना हेड कोच लेकर आएगी, फिर उनको निकाल दिया जाएगा। तो 3 साल का उनका काउंटी में कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी वजह से उन्होंने एश्योरिटी मांगी कि हाँ 3 साल वो बरकरार रहेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और मिकी ऑर्थर ने इनकार कर दिया। अब बहुत सारे नाम हैं जिसमें स्टीफन फ्लेमिंग है, जस्टिन लैंगर हैं, मार्कस स्कॉथिक हैं, मैथ्यू हेडन है, बहुत सारे नाम हैं जो पाकिस्तान की कोचिंग पर उम्मीदवार हमें नज़र आ रहे हैं। ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ताहिर साहब, आपने कोचिंग की है निचले दर्जे पे, ग्रास रूट लेवल पर, क्या समझते हैं पाकिस्तान टीम के लिए आप फॉरेन कोच ही ठीक है या फिर मकामी ज़्यादा बेहतर होता है पाकिस्तान टीम के लिए? देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस माइंडसेट से आप वो कोच ला रहे हैं। क्योंकि आप अगर पाकिस्तानी कोच भी ला रहे हैं, हमारे पास भी बहुत अच्छे कोचेज़ हैं, ऐसा नहीं है कि कोचेज़ नहीं हैं। और अभी रिसेंटली जब आईसीसी का लेवल 3 हुआ है हमारे यहाँ लाहौर में, बहुत अच्छे कोचेज़ गए हुए हैं। मेरे साथ साथ के जो बैच के वो लोग वहाँ गए, अटेंड उन्होंने किया है। हमारे पास कोचेज़ हैं, हमें उनको ग्रूम करना है, हमें उनको उन असाइनमेंट्स पे लगाना है। अगर आप बाहर से कोई भी कोच लाते हैं वो तो अपनी पूरी टीम लाएगा। अगर टीम लाएगा उसके साथ आप डिफरेंट एरियाज़ में, जैसे अगर जहाँ भी सीरीज़ हो रही है, मुल्तान हो रही है, लाहौर हो रही है, पिंडी हो रही है, कराची हो रही है, तो इन सेंटर्स के जो कोचेज़ हैं आप उनके साथ इनको काम करने को दें। तो जब वो काम करेंगे इनके साथ तो ऑटोमेटिकली आपके जो कोचेज़ हैं, पाकिस्तानी कोचेज़ हैं, वो लर्न करेंगे वो चीज़ें। कुछ वो लर्न करेंगे, कुछ ये लर्न करेंगे उनके साथ। तो ये चीज़ें होती हैं, ये आपको करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि हमने बहुत बात की है जी कि फ़ॉरेन कोचेज़ आना चाहिए। भाई हमारे अपने भी तो कोचेज़ हैं, हम अपने कोचेज़ को क्यों नहीं इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं? हम क्यों वो चीज़ सोचते हैं कि जी फ़ॉरेन आएगा, वो बंदा आएगा, वो ही कुछ करेगा? प्लेयर तो आपके वही है ना, आपके पास बहुत लेजेंडरी प्लेयर्स हैं। आप उनसे पूछें, उनसे डिस्कस करें, आप उनको सीरीज़ में पहले बुलाएं। उसमें ये होता है, एक जो पॉइंट ऑफ व्यू जो दिया जाता है, ऑफ द रिकॉर्ड भी दिया जाता है कि भाई जब गैर मुल्की कोच आता है ना तो उसकी फेवरेटिज्म कोई नहीं होती, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होती है कोई, हमारे मकामी कोच की होती है। दूसरा, वो बड़ा डिसिप्लिन होता है जो भी गैर मुल्की होता है, फिटनेस का चाहे मामला हो, चाहे आपकी रूटीन का मामला हो, चाहे आपकी डाइट का मामला हो, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट होता है। आपने देखा मिकी ऑर्थर के दौर में कितनी ज़बरदस्त हमारी फिटनेस थी और कितने खिलाड़ियों की इंजरीज बहुत ही कम नज़र आती थी। अब आप देख लें हर तीसरे मैच में खिलाड़ी आपका इंजर्ड होता है। जो खिलाड़ी 2020 में आप देख लें, बाबर आजम, शदाब और शाहीन शाह अफरीदी की फ़िटनेस, और अभी 2022 में देख लें, अभी ये बाबर और शदाब ये परफॉर्म कर रहे हैं तो अभी इनकी फ़िटनेस पर बात नहीं हो रही है, लेकिन फ़िटनेस में इनकी बहुत फ़र्क है। अगर आप 2020 की पिक्चर को सामने रखें और 2022 की पिक्चर को सामने रखें, अब तो 23 लग गया, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवी नज़र आएंगे आपको ये। देखिए, डिपेंड करता है कि ये फिटनेस ऐसा एक शोबा होता है कि आप इंडिविजुअली खुद अपने इंजॉय करते हैं उस चीज़ को। आपके न्यूट्रिशन जो होती हैं आप खुद करते हैं। अब आप इतने अरसे से टीम के साथ होते हैं तो आपको एक प्लान मिला हुआ होता है, आप उसको फॉलो करते हैं। कुछ ऑफ सीज़न होता है, कुछ इन सीज़न होता है, वो आपको करना पड़ता है। मिकी के दौर में भी वो था। अगर मैं उससे पीछे चले जाऊँ, जब हम लोग जब थे तो वहाँ पर बॉब विल्मर आया था, उस वक्त नया बिल्कुल सेटअप आया था, वो अपने साथ न्यूट्रिशन भी लाया था, ट्रेनर भी लाया था, फिजियो भी लाया था। हमने कैंपस उनके साथ किए हैं। जब मैं टीम के साथ गया था बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी। उन्होंने हमें बाकायदा 3 साल का हमें लॉग बुक दिए थे कि 3 साल में आपने सब चीज़ें फिल करनी है, इसको हम मोनेटाइज करेंगे। उस वक्त की बात कर रहा हूँ, 2005, 6, 7 की बात कर रहा हूँ। तो जब मिकी आया तो वही चीज़ मिकी ने भी फॉलो किया। आपके पास उस वक्त बहुत यंग लड़के थे और पैशनेट थे कि यार उन्हें खेलना है, पाकिस्तान के खेलना है। अब आपके पास उनकी रिप्लेसमेंट हमें नज़र नहीं आ रही है। हम टेस्ट मैच में जो स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं थे जो टेस्ट क्रिकेट में बॉल करना जिनको आती है। तो हमारे पास डोमेस्टिक से हमने उन लड़कों को नहीं लिया या उनको वो पिचेस हमने प्रोवाइड नहीं की जिस पिचेस की हम अक्सर बात करते हैं कि जो डोमेस्टिक में जो पिचेस होती हैं वो टॉप ग्रीन पिचेस होती हैं। वहाँ उनको सीमिंग कंडीशंस पे वो करता है, वहाँ स्पिनर भी आउट करता है जबकि स्पिनर की कंडीशन नहीं होती। डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा, कितना आप प्रोफेशनल हैं। आपने भी ज़ाहिर ग्रास रूट लेवल पर कोचिंग की है अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ 1.5 साल, कैसा रहा ये आपका पीरियड? क्योंकि अब हमने देखा है कि नई मैनेजमेंट आई है, उन्होंने ये सारा सिस्टम जो है वो ख़त्म कर दिया। आप जब थे उससे क्या फ़ायदा ग्रास रूट लेवल पर हो रहा था और अब जब ये बंद हो गया है तो उसका क्या नुकसान होगा पाकिस्तान की क्रिकेट को?
देखिए इमरान भाई, एक चीज़ तो ये नई मैनेजमेंट जो आई है उससे एक चीज़ का फ़ायदा हुआ है कि जो डिपार्टमेंट थे वो दोबारा रीओपन हो रहे हैं। उससे ऑब्वियसली जो लड़कों की जो बेरोजगारी हुई थी वो अब उनको वापस मिल रही है। लेकिन ये भी अभी कंफर्म नहीं है। देखिए एक एटलीस्ट उन्होंने डिपार्टमेंट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो एग्री हो गया, अब डिपार्टमेंट एग्री नहीं हो रहे, वो उन्होंने अपना सारा मामला शट डाउन कर दिया है। जाहिर है आप बार बार अभी अगली गवर्नमेंट इमरान खान की आ जाए वो बोले दोबारा बंद करो, तो ये तो मजाक हो गया उनके साथ। नहीं, ये चीज़ बिल्कुल सुनने में आई थी, हमारे भी जो डिपार्टमेंट है उससे भी ये चीज़ आई थी, लेकिन होपफुली हम दुआ करते हैं कि डिपार्टमेंट खुले, लड़कों को रोज़गार हो, लड़के क्रिकेट खेलें, क्रिकेट पे फोकस करें। मैं जिस उसमें था उस वक्त भी क्रिकेट हो रही थी, उसमें यह था कि आप एक पर्टिकुलर जोन के या डिस्ट्रिक्ट के खुद कोच थे, एक ही बंदा था वहाँ, उसने सारा लुक आफ्टर खुद करना था। हमें मैन मैनेजमेंट भी आई, हमें जो काम करने का तरीका है वो हमें बताया गया, इवन जो सॉफ्टवेयर्स पे काम कैसे करते हैं वो हमें बताया गया कि किस तरह से आप एक्सपेंस शीट्स बनाते हैं, हर चीज़ होती है, विच इज़ वेरी गुड। मैं समझता हूँ वो आने चाहिए आपको आगे चल के। कोचिंग एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि आप जब ग्रास रूट पर जाते हो तो वहाँ पर टू बी ऑनेस्ट वहाँ आपकी इज्जत नहीं होती। ये मैं आपको क्लियर बता दूँ, वहाँ आपकी इज्जत नहीं होती। वहाँ हर कोई आगे आपको कुछ ना कुछ कह के जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि उनकी मोनोपोली नहीं चल रही होती। अच्छा। तो वहाँ आपको जो बेस्ट लगता है उन लड़कों के लिए, आप उन लड़कों को वो चीज़ डिलीवर करते हैं। मैंने को देखा आप आप खुश पर नहीं भी कर काफी सकते। तनकीद हुई कि ये सिलेक्ट कर लिया, वो सिलेक्ट कर लिया। इमरान भाई, बात ये कि तनकीद तो होती है, जब आप अच्छा काम करेंगे ना आप पे तनकीद जरूर होगी। मैं इस चीज़ को इस तरह से लेता हूँ, तनकीद करते हैं बिल्कुल करें, सबका अपना हक है, लेकिन अगर एक चीज़ अच्छी हो रही है, उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो फिर तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। तो अब जब ये बंद हो गया है सेटअप पूरा, तो समझते हैं कि इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान होगा, या फिर जो अब जो नया सेटअप आ रहा है वो इसको फिलअप करने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए चीज़ें तो वही थी, चीज़ें तो कुछ खास चेंज नहीं होंगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अंडर 13 उस वक्त भी हो रही थी 2014 की, उसमें भी अंडर 16 भी थी, अंडर 19 भी थी, सीनियर डिस्ट्रिक्ट और ग्रेड 2 क्रिकेट, ग्रेड 1 क्रिकेट, सब ऐसी था। इसमें डिपार्टमेंट नहीं थे, अब इसमें डिपार्टमेंट आएंगे। अब डिपार्टमेंट का क्या रोल, जिस तरह से आप बता रहे हैं डिपार्टमेंट के एग्री होता है नहीं होता, वो एक बात की बात है, लेकिन एक डिपार्टमेंट क्रिकेट अलग होगी, एक रीजनल बेस पे क्रिकेट अलग होगी। अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, वहाँ पर भी जो कोचेज़ जो लगाएंगे, अमूमन उस दौर में क्या होता था कि कोचेस नहीं होते थे कि यार कि आप थोड़े से हमारी टीम के लिए कर लें, तो वहाँ फ्रीलांस आप काम करते थे। अब इस सेटअप में ये नए कोचेस लाते हैं या वो हायर करते हैं, तो अब ये उन पर डिपेंड करता है। पाकिस्तान सुपर लीग की भी बड़ी बात हो रही है और कहा यह जा रहा है कि शायद अब 2 शहरों में कराई जाए, लेकिन अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो मैनेजर हैं रेहान, उन्होंने इसकी तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि हमें ऐसा कुछ कन्वे नहीं किया गया। अभी तक 4 ग्राउंड पर मैचेस जो है वो शेड्यूल हैं, मुल्तान, रावलपिंडी, कराची, लाहौर जिसमें शामिल है। कल खबर चली थी कि शायद ओपनिंग सेरेमनी भी कराची में आ जाएगी और सिर्फ 2 शहरों में मैचेस होंगे। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान सुपर लीग के जो मालिकान हैं उनका और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी इजलास हुआ है, जिसमें कई फैसले किए गए हैं। तारिक खान, अब मतलब अब आपको ये ग्रो करना चाहिए, 4 के बजाय आप 5 या 6 जो है वो ग्राउंड्स पर जाना चाहिए। ये पीछे आना दोबारा 2 ग्राउंड पर मैचेस करवाना, मुझे लगता है सूदमंद साबित नहीं होगा फिर लीग के लिए। देखिए इमरान भाई, बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो क्रिकेट है ना, बेसिकली जो आप छोटे शहर में आप जाते हो तो वहाँ पर क्राउड ज़्यादा आता है, वो बहुत डेस्परेट है क्रिकेट देखने के लिए। हमने देखा जिस तरह से टेस्ट मैच में हमने मुल्तान की अगर मैं बात करूँ, पिंडी की मैं बात करूँ, ये वो सेंटर्स हैं यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट रही है, आपके स्टार्स वहाँ खेलते रहे, लोग तरसे हुए हैं क्रिकेट आए, हम स्टार्स को देखें, हम उनको सपोर्ट करें। मैं समझता हूँ कि क्रिकेट फैलनी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता फैलेगी ज़रूर। सबसे अच्छी बात ये कि कनेक्टिंग सिटीज़ है ना, ये पिंडी में मैच हो रहा है तो इस्लामाबाद वाला भी चला जाएगा, थोड़ा सा आगे चले जाए मरी वाला भी चला जाएगा, फिर मुल्तान में हो रहा है तो इर्द गिर्द के जो शहर हैं वो चले जाएंगे। कराची में और लाहौर में तो फिर भी कनेक्टिंग है, लेकिन कराची में थोड़ा सा बहुत दूर पड़ता है लोगों को। अगर इमरान भाई, बात ये कि ब्रॉडकास्ट का बेसिकली ना, कि ब्रॉडकास्ट का इशू आता है, क्योंकि अब वो ब्रॉडकास्ट कहाँ ट्रैवल कर सकता है। नंबर ऑफ मैचेस अगर एक दफ़ा कराची में हो रहे हैं तो वो पहला फेज़ करा के सेकंड फेज़ में वो लाहौर चला जाएगा, तो उसको पता है पंजाब में अगर मैं रहता हूँ तो मैं वहाँ से मेरा एक्सेसिबल है, मैं पिंडी में निकल जाऊँगा और मैं मुल्तान में चले जाऊँगा, तो वो उनके लिए ईजी है। तो ये भी चीज़ हमें देखनी चाहिए उसका। बिल्कुल जी। और क्या होता है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से फैसला, क्या 2 शहरों में ही इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा या पहले की तरह ये 4 ग्राउंड्स पर खेली जाएगी? अभी तक की इतलात के मुताबिक तो 4 ग्राउंड्स पर ही खेली जाएगी। अगले हफ्ते पाकिस्तान सुपर लीग के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा, उस वक्त तमाम जो है ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।